मैं स्टेशन से निकलते ही टैक्सी पकड़कर मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंच गया। गेट पर 2 फौजी खड़े थे। उनमें से एक की सूरत से मैं वाकिफ था, फिर भी उसने फौजी कैंटीन में फोन करके मेरे बारे में तस्दीक करने के बाद मुझे गेट के अंदर जाने दिया। फौजी कैंटीन पर कैंटीन का मालिक मेहता नहीं था, असिस्टेंट जगदीश मौजूद था। मुझे देखते ही उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, श्री धर्मवीर जी वरंगल से कब आए? मैंने कहा, भैया जी अभी आ रहा हूँ। मेहता जी कहाँ हैं? जगदीश एक मद्रासी फौजी के सामान को लिफाफे में डाल रहा था। कहने लगा, मेहता जी मार्केट गए हैं, अब शायद कल सुबह ही आएंगे। मैंने कहा, मैं अपने बड़े भैया मेजर साहब से मिलकर आता हूँ। जगदीश मुस्कुराता रहा। मैं ऑफिसर्स हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ गया। सूरज गुरूब होने वाला था। मुझे मालूम था कि ये वक्त मेजर शरद दीवान के शराब की महफिल सजाने का होता है। वो जरूर अपने कमरे में ही होगा। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। मेजर शरद ड्राइंग रूम में शराब का सामान तरतीब से रख रहा था। उसका अर्दली पास खड़ा साफ कपड़े से शीशे के ग्लास को चमका रहा था। मेजर ने जैसे ही मुझे देखा मुस्कुराने लगा। अरे धर्मवीर जी कब आए? तुम जल्दी नहीं आ गए? मैंने मेजर शरद दीवान से आगे बढ़कर हाथ मिलाया। मेजर ने मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा, भैया वरंगल में मेरा जी नहीं लगा। ख्याल था कुछ नहीं तो 10-15 दिन में रहूंगा, मगर आपकी याद आने लगी। वरंगल में भी कोई दिलकशी नहीं थी, बस वापस आ गया। मेजर शरद ने मेरे रुखसार पर जख्म का निशान देखकर पूछा, ये जख्म कहाँ से लगा? मैंने कहा, वरंगल के एक मंदिर में पूजा पाठ करने गया था। एक बंदर ने हमला कर दिया, पंजा मारा और मेरा गाल जख्मी हो गया। मेजर शरद ने हल्का सा कहकहा लगा कर कहा, हनुमान जी को तुम पर प्यार आ गया होगा। इस दौरान अर्दली ने मेजर के ग्लास में शराब का पहला पैक बना दिया था। न मैंने पौंडीचेरी के जहाजों की तबाही का पूछा, न मेजर शरद ने उनका कोई जिक्र किया। वो वाकई जिम्मेदार भारतीय फौजी अफसर था। फौज में इंटेलिजेंस कोर वाले ओहदेदार वैसे ही होते हैं। इस किस्म की बातों को अपनों से भी छुपा कर रखते हैं। अगर कोई पूछ बैठे तो गोलमोल कर देते हैं। नागपुर शहर पौंडीचेरी से बहुत दूर था। अगरचे पौंडीचेरी की इंतजामिया ने नागपुर से मेजर शरद को बुलवाया था कि वो गिरफ्तार शुदा पाकिस्तानी या कश्मीरी कमांडो से पूछगिछ करे, लेकिन मेजर शरद का पौंडीचेरी के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर से बराह रास्त ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। इस वजह से मैं किसी हद तक मुतमईन था कि पौंडीचेरी में भी जिन फौजी अफसरों ने टॉर्चर किया है, खास तौर पर कैप्टन जोशी, ये लोग नागपुर नहीं आएंगे। मैं मेजर शरद के पास बैठा माता जी और शकुंतला जी का अहवाल पूछ रहा था कि एक सिख कैप्टन अंदर आ गया। ये शराब नोशी में मेजर का साथी था। मैं नमस्ते कहकर उठा और वहाँ से निकल गया। ये जुलाई का महीना था। अभी जुलाई की 2-3 तारीख ही हुई थी। जुनूबी हिंद में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका था। जिस दिन मैं नागपुर पहुंचा उस रात बड़ी मूसलाधार बारिश हुई। सुबह उठा तो दरख्त धुले धुलाए सरसब्ज हो रहे थे। आसमान पर घटाएं झुकी हुई थी। रात को अपने कमरे में आकर दरवाजे को चटखनी लगाकर स्वामी जी का दिया हुआ रुक्का गौर से देख लिया। उसमें नागपुर में अपने खास जासूस का हिंदुआना नाम और उसका एड्रेस लिखा हुआ था। खुफिया कोड वर्ड ये था, मैं मालापुरम का शिकारी हूँ। ये जुमला मुझे अपने जासूस साथी को जाकर कहना था। उसने पूछना था, मालमपुर में बरखा तो नहीं हुई? इसके जवाब में मुझे कहना था कि मालमपुर में बर्फबारी हो रही है। स्वामी जी ने कहा था कि मैं जरूरत के वक्त उस आदमी से मिलूं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहले अपने जासूस से एक सरसरी मुलाकात कर ली जाए और जगह भी देख ली जाए। जरूरत के वक्त जगह तलाश करने में वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा। चुनाचे दोपहर के खाने के बाद मैंने अपने असिस्टेंट जगदीश से कहा, जगदीश जी मैं गणपति राघव जी के मंदिर में माथा टेकने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जगदीश बोला, धर्मवीर जी मेरे लिए प्रसाद जरूर लेते आइएगा। मैंने कहा, ले आऊंगा। मैं फौजी हेडक्वार्टर के गेट से निकलकर सड़क पर आ गया। स्वामी जी ने अपने जासूस का जो एड्रेस दिया था, मैं टैक्सी लेकर वहाँ पहुँच गया। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो नागपुर का कौन सा इलाका था। अपने जिस जासूस के पास जाना था उसकी दुकान बाजार के शुरू में ही थी। मैं दुकान में दाखिल हो गया और अलमारी और शेल्फ के खानों में लगी हुई चीजों को गौर से देखने लगा। 7 कनखियों से मैंने देख लिया कि एक दुबला पतला सांवले रंग का आदमी कोने में काउंटर के पीछे कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। यकीनन यही दुकान का मालिक था और अपना खास जासूस था। इस वक्त उसके पास कोई ग्राहक मौजूद नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चीजों को देखता उसके पास आकर रुक गया। मैंने उससे मुखातिब होकर कहा, महाराज मुझे घनश्याम जी से मिलना है। उस आदमी ने अखबार के ऊपर से नजरें उठाकर मुझे देखा और कहा, मैं ही घनश्याम हूँ, क्या काम है तुम्हें? मैंने काउंटर पर उसकी तरफ थोड़ा सा झुक कर कहा, मैं मालमपुर का शिकारी हूँ। घनश्याम पर मेरे इस खुफिया कोड जुमले का बज़ाहिर कोई असर न हुआ। उसने नजरें अखबार पर जमा ली और आहिस्ता से पूछा, मालमपुर में बरखा तो नहीं हुई? मैंने कहा, मालमपुर में बर्फबारी हुई है। उसने अखबार पढ़ते हुए आहिस्ता से कहा, तुम्हारे पीछे लकड़ी का जीना ऊपर कोठरी में जाता है, ऊपर जाकर मेरा इंतजार करो। मैं पीछे हट गया और अलमारियों में रखी चीजों को देखता हुआ पीछे मुड़ा। सामने लकड़ी का तंग जीना ऊपर जा रहा था। मैं खामोशी से जीना चढ़ने लगा। 6-7 सीढ़ियां थी। ऊपर कोठरी का दरवाजा बंद था। मैंने उसे खोला और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। कोठरी के सामने वाली दीवार में एक खिड़की थी जो खुली थी। उस पर सफेद पर्दा गिरा हुआ था। वहाँ से दिन की अबर आलूद धुंधली रोशनी कोठरी में आ रही थी। दीवार के साथ लकड़ी का तख्त बिछा हुआ था।
इधर उधर दुकान से मुताल्लिक अशियाए जरूरत कोने में पड़ी थी। बांस की 2 पुरानी कुर्सियां भी थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया। कोई 5-7 मिनट के बाद घनश्याम ऊपर आ गया। मेरे सामने तख्त पोश पर बैठते हुए बोला, तुम्हें यकीन है कि यहाँ आते तुम्हें किसी ने नहीं देखा? कोई मशकूक शख्स तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा था? मैंने कहा, मुझे यकीन है कि ऐसा कोई आदमी मेरा पीछा नहीं कर रहा था। फिर उसने मेरा नाम धर्मवीर लिया और बोला, कुछ रोज पहले स्वामी जी ने एक आदमी के हाथ मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताकर भेज दिया था। वो कल अचानक नागपुर यात्रा पर क्यों आए हैं, क्या तुम्हें मालूम है? मैंने उसे बताया कि वो सिर्फ मुझे हिफाजत से नागपुर तक पहुंचाने आए हैं। घनश्याम की आंखें चमकीली थीं, उम्र 60 के करीब होगी, चेहरे पर जहानत की चमक थी। कहने लगा, ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया। तुम लोगों ने पौंडीचेरी में दुश्मन के जहाजों को गर्क करके बड़ा कारनामा किया है। इसके बाद तुम्हारा अकेले नागपुर आना खतरे से खाली नहीं था। मुझे मालूम हुआ कि इस शख्स को मेरे और कमांडो औरंगजेब के बारे में सब कुछ मालूम था। कहने लगा, ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि स्वामी जी को ऐन वक्त पर तुम्हारे बारे में पता चल गया और उन्होंने कैप्टन जोशी के टॉर्चर चैम्बर से फरार होने का मौका फराहम कर दिया, वरना कैप्टन जोशी जैसे कसाब के हाथों तुम्हारा जिंदा बचना नामुमकिन था। वो इससे पहले हमारे 2 कश्मीरी कमांडोस को टॉर्चर करके हलाक कर चुका है। मैं हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ कि अपने इस खास जासूस को नागपुर की एक मामूली सी दुकान में बैठे बैठे दुश्मन की तमाम सरगर्मियों का इल्म था। वो कहने लगा, तुम मेजर शरद दीवान के पास होते हो, वहाँ से तुम्हें भारतीय फौज के टॉप सीक्रेट मंसूबों का पता चल सकता है। राजधानी दिल्ली से हमारे आदमी ने 1 हफ्ता पहले हमें इत्तला दी थी कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने का प्रोग्राम तय कर लिया है। वो पाकिस्तान को मजलूम कश्मीरियों की सियासी और इखलाकी मदद देने के जुर्म में सजा देना चाहता है। क्या इस बारे में तुम्हें कुछ खबर है? मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस की टॉप सीक्रेट फाइल में खुद पढ़ा है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर सरहद की 3-4 तरफ से अचानक हमला करने का मंसूबा तैयार कर लिया हुआ है, मगर मुझे अभी तक पाकिस्तान पर भारत के हमले की तारीख और वक्त मालूम नहीं हो सका। घनश्याम ने कहा, इसको मालूम किया जाना बहुत जरूरी है। जाहिर है अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये खुली जंग होगी और उसके साथ ही हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ भी खुली जंग का ऐलान कर दिया जाएगा और उनके ठिकानों पर फौज के पूरे ब्रिगेड हमला करेंगे और उनके साथ मार्टर तोपें भी होंगी। मैंने कहा, मैं इसीलिए मेजर शरद के साथ धर्मवीर बनकर रह रहा हूँ। मुझे जैसे ही पाकिस्तान पर भारतीय हमले की तारीख का सुराग मिला, मैं फौरन ही कमांडो शेरवान को वायरलेस पर श्रीनगर इत्तला कर दूंगा। घनश्याम ने कहा, तुम्हें अगर किसी वक्त मेरी जरूरत पड़े तो मेरी दुकान पर आने की बजाय मुझे टेलीफोन कर देना। अपना फोन नंबर मैं तुम्हें लिख कर दे देता हूँ। दिन के वक्त टेलीफोन मेरे पास नीचे दुकान में होता है, रात को मैं उसी कोठरी में सोता हूँ। इस वक्त मैं टेलीफोन ऊपर कोठरी में ले आता हूँ। घनश्याम ने एक कागज पर मुझे अपना फोन नंबर लिख कर दिया और कहने लगा, मैं तुम्हें हर किस्म की धमाका खेज चीजें तैयार करके दे सकता हूँ, मैं इस काम में माहिर हूँ। मैंने कहा, स्वामी जी ने मुझे बता दिया था। घनश्याम कहने लगा, अब तुम जाओ और अशद जरूरत के वक्त ही मुझे फोन करना और फोन करके कहना कि मैं बालाजी से मिलना चाहता हूँ। जब मैं कहूँ कि मैं ही बालाजी बोल रहा हूँ तो तुम कहना कि मैं मालमपुर का शिकारी हूँ। उसके बाद हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। फिर तुम्हें जो बात करनी होगी वो फोन पर नहीं करोगे, फोन पर सिर्फ हमारी फौरी मुलाकात का वक्त तय होगा। समझ गए? मैंने कहा, समझ गया। अब तुम खामोशी से नीचे उतरो और दुकान से निकल जाओ। मैं उठा, दरवाजा खोलकर जीने पर से होता हुआ दुकान में आ गया। दुकान में एक मुलाजिम टाइप का लड़का एक गाहक औरत को कोई शय दिखा रहा था। मैं सर झुकाए खामोशी से उसके करीब से गुजरता हुआ बाजार में उतर गया। बाजार में आया तो देखा कि बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैंने एक रिक्शा ले लिया और फौजी कैंटीन पर वापस आ गया। रास्ते में मैंने एक हलवाई की दुकान पर रिक्शा खड़ा किया और मीठी बूंदियों के 2 दोने रख लिए। मैं नहीं भूला था कि जगदीश मुझसे गणपति रघु जी के मंदिर का प्रसाद जरूर मांगेगा। कैंटीन में जाकर मैंने बूंदियों का एक दोना देकर कहा, ये लो जगदीश रघु जी के मंदिर का प्रसाद। उसने हाथ जोड़कर बड़ी अकीदत से प्रसाद लिया और बूंदियां खाता हुआ अपने काम में लग गया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शाम को जोर की बारिश शुरू हो गई। मैं कैंटीन के काम से फारिग होकर दूसरे कपड़े बदलकर मेजर शरद के ऑफिसर्स हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। बूंदियों का डोना मैंने लिफाफे में डालकर साथ रख लिया था। बारिश हो रही थी। कैंटीन से मेजर शरद का कमरा ज्यादा दूर नहीं था। रास्ते में सिर्फ क्वार्टर गार्ड का कमरा ही आता था। मेजर शरद के कमरे में शराबो कबाब की महफिल लगी हुई थी, मगर सिर्फ 2 आदमी थे। मेजर शरद और मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर का सिख कैप्टन दोनों एक पैग पी चुके थे और हल्के हल्के सुरूर में थे। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और लिफाफे में से डोना निकालकर मेजर शरद को पेश करते हुए कहा, भैया मैं आज गणपति रघु जी के मंदिर में माथा टेकने गया था, आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। मेजर शरद ने बड़ी अकीदत से डोना लेकर अपने माथे से लगाया और अर्दली से कहा, इसे संभाल कर रख लो, हमें डिनर के साथ देना न भूलना। अर्दली डोना लेकर किचन की तरफ चला गया। मैंने महसूस किया कि सिख कैप्टन मुझे घूर कर देख रहा है। मैंने बजाहिर उसका कोई नोटिस न लिया। सिख कैप्टन बोला, धर्मवीर ये तुम्हारी गाल पर जख्म का निशान लंबा कहाँ से आया? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, मेजर शरद दीवान ने हंसकर कहा, धर्मवीर वरंगल के मंदिर में माथा टेकने गया था, वहाँ हनुमान जी को इस पर प्यार आ गया, उन्होंने पंजा मार दिया। सिख कैप्टन ग्लास मुंह के साथ लगाकर हल्के हल्के घूंट भर रहा था। मैंने गाल सहलाते हुए कहा, मेरा भाई भी साथ था, उसकी तरफ कोई बंदर नहीं गया। मेजर शरद बोला, अरे तुम्हारे चचा का पुत्र हनुमान जी को बुरा लगा होगा। मैं इस सिख कैप्टन की तरफ से मोहतात हो गया।
हालांकि ऐसी कोई बात का इम्कान नहीं था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के सिख कैप्टन को पता चल गया हो कि मेरे गाल पर जो जख्म का लंबा निशान है वो पौंडीचेरी के टॉर्चर चैम्बर में कैप्टन जोशी के निश्तर लगाने से पड़ा है। फिर भी एक कमांडो सिपाही की हैसियत से मेरा मोहतात होना लाजमी था। वहाँ बैठे रहने का बहाना मैंने ये ढूंढ रखा था कि मैं ग्लास में मौका पाकर थोड़ी शराब डाल देता। किसी का ग्लास खाली होता तो मैं जल्दी से उसमें बर्फ के 2-4 टुकड़े डालकर दूसरा पैक तैयार कर देता। उस रात भी मैं देर तक शरद दीवान के कमरे में शराब की महफिल में बैठा रहा कि शायद वो कोई फौजी सीक्रेट की बात करे, क्योंकि शराब के नशे में चाहे कितना मोहतात क्यों न हो, उसकी जबान से कोई न कोई बात जरूर निकल जाती है। मगर उस रात दोनों औरतों की बातें करते रहे। उन्होंने पौंडीचेरी के जहाजों की तबाही और पाकिस्तान पर भारत के मुतवक्का हमले के बारे में कोई बात न की। बाहर बारिश हो रही थी, खुली खिड़कियों में से बारिश की आवाज भी आ रही थी और बारिश में भीगी हुई जनूबी हिंद की ठंडी हवा भी आ रही थी। मैं मेजर शरद के लिए तीसरा पैक बना रहा था कि सिख कैप्टन ने भुने हुए मुर्ग की टांग चबाते हुए उससे कहा, पौंडीचेरी की नेवल इंटेलिजेंस के सब अफसरों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इतना खतरनाक कमांडो उनकी कैद से फरार हो गया है और वो सोए पड़े हैं। मेरे कान खड़े हो गए। मेजर शरद दीवान सिगार सुलगा रहा था। कहने लगा, वो इस कदर नाअहल लोग हैं कि अभी तक वो मफरूर कमांडो को पकड़ नहीं सके। पौंडीचेरी की पुलिस में भी सब गधे भर्ती हो गए हैं। सिख कैप्टन बोला, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन जहाजों में इसराइल की तरफ से हमें दिए गए जदीद किस्म के आला तरीन रेडार भी थे। कांग्रेस की हुकूमत भी मुंह देख रही है, कुछ नहीं करती। हमारी इसराइली हुकूमत के आगे भी सख्त बदनामी हुई है। मेजर शरद को मैंने दूसरा ग्लास बना कर दे दिया था। वो उसके घूंट भरने के बाद ग्लास मेज पर रख कर कहने लगा, तुम देख लेना, हफ्ते की रात को इसराइल के जर्नैलों को हम डिनर दे रहे हैं। वो सबसे पहले हमारे जनरल घमापा से यही सवाल करेंगे कि हमारे जहाजों का सिक्योरिटी का इंतजाम इतना कमजोर क्यों रखा गया था कि कमांडोज आकर बड़ी आसानी से दोनों जहाज गर्क कर गए। मैं तो डिनर में नहीं हूँगा, मगर मैं अपने जनरल साहब के सेक्रेटरी को जरूर समझा दूंगा कि वो हमारी आर्मी की इंटेलिजेंस के नाम पर हर्फ न आने दें और इसराइली जर्नैलों को डिनर में किसी तरह ये बात बता दें कि यह हादसा नेवल इंटेलिजेंस की गफलत से हुआ है। सिख कैप्टन कहने लगा, ना यार, ये ना समझाना उसे, इससे हमारी ही फौज की बदनामी होगी। मेजर शरद ने सिगार का कश लगाते हुए कहा, एक बात है, इसराइल हमारा बेहतरीन दोस्त है इस वक्त, चाहे वो इस वजह से ही क्यों ना हो कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है। सिख कैप्टन ने कहा, सर, हमें तो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा असलहे की जरूरत है। हमारे सीक्रेट ऑपरेशन अब ज्यादा दूर नहीं। मेजर शरद ने कहा, डोंट वरी अमरीक सिंह, इसराइल हमारे नुकसान को पूरा कर देगा। उसके 3 आम तरीन जर्नैल इसी मकसद के लिए भारत आ रहे हैं और हफ्ते की मीटिंग में वो हमें यही बताने वाले हैं कि भारत को मजीद असलहा भेजा जाएगा। इसके अलावा अमेरिका की एमुनिशन सप्लाई भी न्यूयॉर्क की बंदरगाह से चल पड़ी है। सिख कैप्टन का नाम अमरीक सिंह था। वो चिल्ला कर बोला, ये हमारी हाई कमांड पाकिस्तान पर हमले का टाइम और डेट हमें क्यों नहीं बता रही। मेजर शरद ने कहा, असल में हाई कमांड ने तारीख और वक्त मुकर्रर कर लिया है, हमें आखिरी वक्त पर बताया जाएगा। सिख कैप्टन ने पाकिस्तान के खिलाफ 2-4 बातें की और तीसरा पैग घटाघट खत्म कर दिया। मैं उसके लिए चौथा पैग बना रहा था कि मेजर शरद ने अर्दली को आवाज देकर कहा, खाना लगा दिया जाए। फिर उसने मुझसे कहा, धर्मवीर, तुम भी खाना खाकर ही जाना। अब इन दोनों को नशा चढ़ना शुरू हो गया था और उन्होंने औरतों के बारे में बड़ी फौहश बातें शुरू कर दी थी। मुझे जहाँ से एक बड़ी खबर मिल गई थी जो एक सीक्रेट खबर थी। अब मेरा रुकना बेकार था। चुनाचे मैंने मेजर शरद से कहा, भैया, वरंगल से शायद बड़े भाई का टेलीफोन आ जाए, इसलिए जाता हूँ। वो बोला, ठीक है, तुम्हारा खाना अर्दली के साथ तुम्हारे कमरे भिजवा दूंगा। जाओ मेरे धर्मवीर, तुम सचमुच मेरे धर्म के वीर हो। फिर उसने सिख कैप्टन की तरफ मुतवज्जे होकर नशे में सर इधर उधर हिलाते हुए कहा, अमरीक सिंह, इस लड़के धर्मवीर ने हम पर एहसान किया है, हम इसका बदला नहीं दे सकते। ये मेरी बहन को डाकुओं के गार से निकाल कर ले आया है, ये बड़ा बहादुर है, इसे तो फौज में कैप्टन होना चाहिए था। सिख कैप्टन मेरी तरफ देख रहा था। उसने आगे से कोई जवाब न दिया। मैं थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल आया, क्योंकि अब उन्होंने फौजी उमूर से हटकर औरतों के बारे में और खास तौर पर दूसरे ऑफिसर्स की बीवियों के बारे में बातें करनी शुरू कर दी थी। और तजर्बे ने मुझे बताया था कि अब वो उस वक्त तक औरतों की ही बातें करते रहेंगे जब तक कि वो नशे में धुत नहीं हो जाते। सिख कैप्टन के साथ मेजर शरद भी ज्यादा पी जाता था। मैं ऑफिसर होटल से निकला तो बाहर बारिश हो रही थी। अगरचे बारिश मूसलाधार नहीं थी, मगर बराबर हो रही थी। जुनूबी और वस्ती हिंद की बारिशें ऐसी ही होती हैं। मैं बारिश में भीगता दौड़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था। इसराइली फौज के 3 टॉप के जर्नैल भारत को मजीद असलहा फराहम करने के मौजू पर बातचीत करने और भारतीय फौजी हाई कमांड को पाकिस्तान के खिलाफ हमले की स्ट्रेटेजी बताने नागपुर पहुंच रहे हैं। हफ्ते की रात को उन्हें किसी जगह डिनर दिया जा रहा था जहां ये सारी बातें तय होनी थी। मेजर शरद दीवान की गुफ्तगू से मुझे ये भी मालूम हो गया था कि इसराइल के ये तीनों जर्नैल पाकिस्तान पर हमला करने के वक्त भारत में मौजूद होंगे। पाकिस्तान पर हमले के सिलसिले में भारतीय जर्नैलों की मदद करेंगे। इस डिनर में भारतीय फौज के भी 3 टॉप के जर्नैल शिरकत कर रहे थे। मैंने उस मकाम को ताकतवर धमाके से उड़ाने का इरादा कर लिया था, जहां पाकिस्तान के 6 दुश्मन जर्नैल जमा होकर पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ मंसूबाबंदी करने वाले थे। अभी हफ्ते के दिन में 2 दिन बाकी थे। मुझे जो कुछ भी तैयारियां करनी थी इन 2 दिनों में ही करनी थी। मुझे उस वक्त अपने आदमी का ख्याल आ गया जो घनशान के नाम से नागपुर शहर में मुकीम था और जिससे मैं उसी रोज मुलाकात कर चुका था।
चुनाचे दूसरे दिन मैं वक्त निकालकर फौजी कैंटीन से निकला और घनश्याम की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक मेडिकल स्टोर से उसे फोन पर बताया कि मैं आ रहा हूँ, बड़ी जरूरी बात करनी है। मैंने फौजी कैंटीन से फोन करना मुनासिब न समझा, इस ख्याल से कि कैंटीन फौजी हेडक्वार्टर के अंदर ही है, हो सकता है यहाँ से बाहर जाने वाली फोन कॉल चेक होती हो। घनश्याम ने फोन पर कहा, आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं उसकी दुकान में पहुंचा तो वो हस्बे मामूल अखबार पढ़ रहा था, मगर उसने मुझे दुकान में दाखिल होते ही देख लिया। उसका मुलाजिम 2-3 ग्राहकों को कुछ चीजें दिखा रहा था। उसने अखबार के ऊपर से नजरें मेरी तरफ उठाई और ऊपर जाने का इशारा किया। मैं लकड़ी का जीना तय करके ऊपर वाली कोठरी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद घनश्याम भी आ गया। मैंने उसे सारी बात बताई और कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो बोला, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, हफ्ते की रात को नागपुर की मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से इस्राएली जर्नैलों को डिनर दिया जा रहा है। इस डिनर में भारत को इसराइल और अमेरिका से मिलने वाले असलहे की भारी खेप की बात हो रही है और भारतीय फौज के 3 टॉप के जर्नैलों को इसराइली फौजी जर्नैल पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने की हिकमत अमली बताएंगे। इस डिनर में पाकिस्तान के दुश्मन 6 ऐसे फौजी जर्नैल एक जगह जमा होंगे जो पाकिस्तान को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं इन 6 के 6 पाकिस्तान दुश्मन जर्नैलों को हलाक करना चाहता हूं और उन्हें एक साथ हलाक करने की सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है कि जहां वो मीटिंग कर रहे हों उस जगह को धमाके से उड़ा दूं। धमाका इस कदर ताकतवर और हलाकत खेज होना चाहिए कि वहां बैठे हुए इसराइल और भारत के जर्नैलों में से एक भी जिंदा न बचे। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हो? घनश्याम खामोश था, वो सर झुकाए किसी सोच में था। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस कमरे में ये खुफिया फौजी मीटिंग होने वाली है, तुम उस कमरे का जायजा लेकर मुझे बता सको कि उस कमरे की खिड़कियां कितनी हैं, उसमें दरवाजे कितने हैं? मैंने कहा, जहां तक मुझे मालूम हो सका ये मीटिंग शहर के सबसे मॉडर्न होटल में हो रही है। उसी होटल के एक कमरे में पहले इसराइली और भारतीय जर्नैलों की मीटिंग होगी, उसके बाद बड़े हॉल में डिनर दिया जाएगा। घनश्याम ने कहा, यह बहुत जरूरी है कि जिस कमरे में इन जर्नैलों की मीटिंग होने वाली है, तुम मुझे एक दिन के अंदर अंदर इस कमरे की सारी खिड़कियों दरवाजों के बारे में पूरी रिपोर्ट दो। मैंने पूछा, खिड़कियों और दरवाजे के बारे में तुम क्यों ज्यादा पूछ रहे हो? हमने तो बम लगाना है, कहीं भी लगा सकते हैं। घनश्याम कहने लगा, अगर तुम चाहते हो कि 6 के 6 दुश्मन जर्नैलों में से एक भी जिंदा न बचे तो मुझे कल शाम तक इस कमरे की पूरी तफसील से आगाह करो जहां ये लोग बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी मंसूबाबंदी करने वाले हैं। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे बाद नीचे उतरूंगा। मैं उठकर नीचे उतर आया। सारा रास्ता सोचता रहा कि ये कैसे पता किया जाए कि जर्नैलों की मीटिंग किस होटल के किस कमरे में होगी। अभी तक मुझे ये भी मालूम नहीं हो सका था कि ये मीटिंग किस होटल में हो रही है और मुझे उस कमरे का सुराग लगाना था जहां इन जर्नैलों की मीटिंग होगी। जाहिर है वहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होंगे और बात बेहद खुफिया रखी जाएगी कि मीटिंग होटल के किस कमरे में होने वाली है। लेकिन मुझे हर हालत में दोनों का सुराग लगाना था और मेरे पास इसका सिर्फ एक ही जरिया था और ये मेजर शरद दीवान था। मेजर शरद दीवान मिलिट्री इंटेलिजेंस की स्पेशल डिफेंस ब्रांच का रेजिमेंटल हेडक्वार्टर का सीनियर ऑफिसर था। उसे जरूर मालूम होगा कि इसराइली और भारतीय जर्नैलों की मुजव्विजा मीटिंग किस होटल में और होटल के किस कमरे में होने वाली है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी के इंतजामात की जिम्मेदारी उसी पर होगी। मैं दोपहर तक फौजी कैंटीन में अपनी ड्यूटी देता रहा और जहन में मंसूबाबंदी भी करता रहा। दोपहर को खाने के टाइम पर मैं मेजर शरद के पास आ गया। मुझे मालूम था कि वो लंच अपने कमरे में आकर करता है। जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वो थोड़ी देर पहले आया था और वर्दी में ही था। सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर उसने अखबार एक तरफ डाल दिया और मुस्कुराते हुए बोला, धर्मवीर, तुमने बड़ा अच्छा किया जो आ गए। आज मैंने खास विष्णु खाना बनवाया है, तुम इसे पसंद करोगे। मैंने उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा, भैया जी आज मेरा भी कैंटीन पर कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था, सोचा आज भैया के पास जाकर खाना खाऊंगा। वंडरफुल। उसने अर्दली को आवाज दी कि 2 आदमियों का खाना लगा दे। उसने अखबार मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम अखबार पढ़ो, इतनी देर में जरा एक फाइल देख लूं। मैं अखबार खोलकर पढ़ने लगा। मैं अखबार के किनारे से मेजर शरद दीवान को देख रहा था। उसने अपने ब्रीफकेस में से एक स्याह रंग की फाइल निकाली और उसे खोलकर फाइल के अंदर लगे हुए कागजों को उलट पलट करते हुए एक कागज पर नजरें जमा दी। अखबार अंग्रेजी में था। मेजर शरद बड़े इन्हमाक से फाइल पढ़ रहा था। फिर उसने अपनी वर्दी की ऊपर वाली जेब से पेंसिल निकालकर कागज पर कुछ लिखा और वर्क उलट दिया। मैंने अखबार नीचे करते हुए पूछा, भैया लगता है दफ्तर में आजकल काम ज्यादा है जो आप फाइल साथ ले आए हैं। मेजर शरद मुस्कुराने लगा। बोला, क्या बताऊं भैया धर्मवीर, फौज के इंटेलिजेंस के महकमे में गधे की तरह काम करना पड़ता है। दूसरे मुल्क से फौज का कोई मामूली सा अफसर भी आ जाए तो हमें मुश्किल पड़ जाती है। मैंने जानबूझकर जमाई लेते हुए बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से पूछा, क्या बाहर से कोई फौजी अफसर आ रहे हैं? वो फाइल पर नजरें जमाए हुए बोला, अरे धर्मवीर, कोई मामूली अफसर होता तो मैं ये काम अपने असिस्टेंट के सुपुर्द कर देता। पूरे 3 जर्नैल आ रहे हैं, भगवान करे सारा काम खैर खैरियत से हो जाए। मैंने यूं ही बेताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा, भैया तुम बहुत काम करते हो, भारत को तुम जैसे सपूतों पर वाकई नाज है, लेकिन इन जर्नैलों को नई दिल्ली राजधानी में जाना चाहिए। राजधानी की मुसीबत हम पर क्यों डाली जाए?
मेजर शरत ने हंसते हुए कहा, तुम सिविलियन हो, तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगे। मैंने मेजर शरत से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, भैया इन लोगों की सिक्योरिटी देखभाल करना, मुझे तो हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है, तुम मेरे बड़े भाई ही हो। मेजर शरत ने आंखें उठाकर मुझे देखा और बड़ी मोहब्बत से कहा, धर्मवीर, तो क्या मैं तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं समझता? तुम फिक्र मत करो, जिस होटल में इन जर्नैलों को डिनर दिया जाएगा वहाँ सिक्योरिटी के ऐसे सख्त इंतजामात होंगे कि कोई परिंदा भी अपना शनाख्ती कार्ड दिखाए बगैर होटल के ऊपर से नहीं गुजर सकेगा। मैंने खुश होकर कहा, ऐसा ही होना चाहिए, आखिर बाहर से आए हुए फौजी हमारे मेहमान हैं और भारतवर्ष तो अपने मेहमानों का बड़ा ख्याल रखता है। मगर भैया, इस शहर नागपुर में तो छोटे छोटे होटल हैं, इन जर्नैलों को डिनर अपने ऑफिसर्स मेस में ही देना चाहिए था। मेजर शरद दीवान ने फाइल बंद करके ब्रीफकेस में रखते हुए कहा, अरे भैया, हम ये डिनर नागपुर शहर के सबसे आला और मॉडर्न होटल अशोका में दे रहे हैं। मैंने फौरन कहा, गुड, वाकई ये होटल बड़ा शानदार है, मैं भूल ही गया था, मैं इसके करीब से 2-3 बार गाड़ी में गुजरा हूँ। इतने में अर्दली ने कहा, खाना लगा दिया है साहब। हम खाने की मेज पर जाकर बैठ गए। मैंने बड़े तरीके से अशोका होटल के मौजू को जारी रखा और मेजर शरद से कहा, भैया, होटल के स्टाफ की कड़ी जांच पड़ताल करना, इनमें दुश्मन का कोई जासूस भी हो सकता है। मेजर शरद ने अपनी प्लेट में ही दही डालते हुए कहा, भैया धर्मवीर, मुझे इन बातों का बड़ा तजुर्बा है, हमने अपने आदमियों का इंतजाम किया है। उस रोज होटल के मुलाजिमों की जगह इंटेलिजेंस के फौजी बैरों और दूसरे सर्विस करने वालों के लिबास में होंगे। मैंने मेजर शरद को हवा देते हुए कहा, भैया, ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया, सच कहता हूँ मुझे अपने भैया पर बड़ा नाज है, मेरा भाई वाकई भारत का लायक फौजी अफसर है। फिर मैंने जिस तरह छोटे भाई बड़े भाई के आगे जिद करते हैं, इस तरह जिद करते हुए कहा, भैया, मैंने अंदर से अशोका होटल कभी नहीं देखा, क्या उस रोज मुझे भी साथ नहीं ले चलोगे? मैं अशोका होटल अंदर से देखना चाहता हूँ। मेजर शरद बोला, नहीं धर्मवीर, उस रोज मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, वहाँ बड़ी सख्त सिक्योरिटी होगी। हाँ, कल सुबह मैं होटल के इन कमरों का मुआयना करने जा रहा हूँ जहाँ हमारे मेहमान जर्नैल डिनर खाएंगे और बातें करेंगे, कल तो मेरे साथ चले चलना। कुदरत ने मेरी बड़ी मदद की थी, मैं यही चाहता था और ये बहुत मुश्किल मरहला था, ऐसा मुश्किल मरहला था, लेकिन इसे मेजर शरद दीवान ने खुद ही हल कर दिया था। मैंने अब फौरन मौजू बदल दिया और मेजर शरद की वालिदा की अलालत के बारे में बातें करने लगा। माता जी को देखने का बड़ा मन चाहता है भैया, सोचता हूँ अगले हफ्ते माता जी की खबर लेने छंडवारी चला जाऊँ। मेजर शरद ने कहा, जरूर चलना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। माता जी अब बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन शकुंतला उनका बड़ा ख्याल रखती है। मैंने कहा, शकुंतला जैसी बेटी किसी किसी को नसीब होती है भैया, भगवान उसकी रक्षा करे। अपने कमरे में आकर मैं बेचैनी से दूसरे दिन का इंतजार करने लगा। मेजर शरद ने कहा कि सुबह ठीक 8 बजे वो मुझे फौजी कैंटीन से ले लेगा।